हेलो गर्ल्स, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम आपका जो कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सब्जेक्ट चल रहा है उसके अंदर 3rd यूनिट का लास्ट टॉपिक है ये, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। भारतीय संविधान प्रावधान करता है कि भारत में स्वास्थ्य सेवा नहीं बल्कि केंद्रीय संघीय सरकार से लेकर के राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। ये कोई सेवा नहीं है, ये काम है उनका, उनकी जिम्मेदारी है। ये पोषण के स्तर को बढ़ाने और अपने लोगों के जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अपने प्राथमिक कर्तव्यों में सुधार के लिए हर राज्य को जिम्मेदार बनाता है। ये जो संविधान में प्रावधान है, स्वास्थ्य सेवाओं को वितरित करने, उपयोग करने और स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करने के तरीके को निर्धारित करने में स्वास्थ्य प्रणालियों और नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और हम देखते हैं पृष्ठभूमि, यानी कि कैसे ये सब शुरू हुआ। तो स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति पर एक रिपोर्ट, जिसे कि आमतौर पर भोरे समिति रिपोर्ट 1946 के रूप में जाना जाता रहा है, ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक रिपोर्ट रही है, जिसमें से अब जो चल रहा है वो वर्तमान स्वास्थ्य नीति और प्रणाली विकसित हुई है। अब जब स्वाधीन भारत हो गया तो स्वाधीन भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं निरंतर वृद्धि कर रही है। 1981 से ये जो हॉस्पिटल का जो फॉर्मेट है ये बन गया है, जैसा कि मैं आगे बताती हूँ आपको। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं विस्तृत रूप से देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य सेवा का आधारभूत इकाई बनाया गया। सारे काम यहीं से शुरू होते हैं और जितनी भी योजनाएं स्वास्थ्य संबंधी, इनका क्रियान्वयन यहीं से किया जाता है, इसी के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब डीप में सारे गांवों तक इनकी पहुंच होती है। फिर आता है द्वितीयक स्वास्थ्य केंद्र और जिला स्तरीय स्वास्थ्य यूनिट, इनकी भी स्थापना की गई है, जो कि इससे ऊपर अपग्रेड होता है तब उसमें उनका नंबर आता है। फिर मलेरिया की रोकथाम, तपेदिक, मानसिक रोग के नियंत्रण, पोलियो, इस तरह के जो रोग हैं इनके उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। मातृ एवं शिशु कल्याण पोषाहार कार्यक्रम का संचालन भी यहीं से किया जाता है। भारत की संघीय सरकार की व्यवस्था के कारण भारत में शासन और स्वास्थ्य प्रणाली के संचालन के क्षेत्रों को बांटा गया है। संघ सरकार में और राज्य सरकारों के बीच में विभाजित किया गया है। अब क्या क्या विभाजित किए हैं वो देखें। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रोकथाम और प्रमुख संचारी रोग के नियंत्रण के क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम चलते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम या संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम, इन पर विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार, यानी जो नेशनल लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं उनको ये हैंडल करते हैं। और बीमारियों और दवाओं की पारंपरिक और स्वदेशी प्रणालियों को बढ़ावा देने, मानकों और दिशा निर्देशकों को स्थापित करना और जो भी स्टैंडर्ड्स है उनका पालन करवाना, और जो भी ऊपर से जो भी नीतियाँ आती है या जो भी नई रिसर्चेस होती हैं उनको स्थापित करना, ये राज्य सरकारें उनको अनुकूलन करती हैं। केंद्र सरकार तकनीकी सहायता के माध्यम से मौसमी बीमारी के प्रकोप और महामारी के प्रसार को रोकने के लिए और नियंत्रित करने के लिए राज्यों की सहायता करता है। दूसरी ओर जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, जो हमेशा के लिए जो मौसमी बीमारियां वगैरह का इलाज होता है, जो रेगुलर इलाज होते हैं, उनमें अस्पतालों में स्वच्छता आदि, ये जो सारे जो क्षेत्र हैं ये राज्य के दायरे में आते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य एक राज्य का विषय बन जाता है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि राज्य के दायरे में आ रहा है। अब हम सबसे पहले देखिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र क्या है। तो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो है भारत में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ये आधारभूत इकाई या आधारीय इकाई के रूप में प्रत्येक 30,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है और प्रत्येक केंद्र पर हेल्थ वर्कर, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता और उसमें एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एक स्वास्थ्य सहायक नियुक्त होते हैं। इनके साथ साथ एक मिडवाइफ या दाई और एक सोशल वर्कर महिला की भी नियुक्ति की गई है। अब इनमें समय समय पर बदलाव किए जाते हैं इनके कार्यों में, या फिर कभी कभी कुछ नए भी इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे कि आशा वगैरह हैं जो कि उनकी हेल्प करते हैं।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक चिकित्सा अधिकारी रहता है जिसकी देखरेख में प्राथमिक चिकित्सा और उपचार की सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। इसी के साथ साथ गांव की सफाई, स्वच्छता, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा, परिवार नियोजन, संक्रामक रोग और ऐसे अन्य रोगों के निवारण, उपचार और प्रतिरक्षण टीके, ये सारे इसके अंडर में आते हैं और यहीं सबकी व्यवस्था और मॉनिटरिंग की जाती है। अब क्या क्या कार्य हैं इनको अगर अपन पॉइंट वाइज देखते हैं तो सबसे पहले संक्रामक रोगों और अन्य रोगों का उपचार और चिकित्सा व्यवस्था की जाती है, किंतु गंभीर बीमारी होने पर उसको रेफ़र कर दिया जाता है बड़े अस्पताल में, जो यहाँ पर नहीं हो सकता। एक बार के लिए कुछ शैय्याएँ भी यहाँ पर होती है, लेकिन ज़्यादा बीमारी होने पर एक्सपर्ट्स की सलाह लेने के लिए उनको बड़े अस्पताल भेजा जाता है। और दूसरा है संक्रामक वाले रोगों के लिए टीकाकरण, प्रतिरक्षण एवं रोगों का उन्मूलन अभियान जो भी चलते हैं उनका आयोजन यहाँ से होता है। स्वच्छ वातावरण के संदर्भ में शुद्ध जल व्यवस्था भी इसके अंडर में आती है, जैसे कि कुएं, तालाब, बावड़ी आदि जो जल स्रोत हैं उनका समय समय पर परीक्षण होता है, निरीक्षण होता है, फिर विसंक्रमणीकरण होता है और शुद्धिकरण का कार्य होता है, ये सब इसके अंडर में आता है। देन मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए जो सुविधाएं चाहिए होती है, प्रतिरक्षण और उपचार की सुविधाएं चाहिए होती है, वो सब उपलब्ध कराना। और स्कूली स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ पोषाहार कार्यक्रम का संचालन भी कई बार ये करता है, हमेशा नहीं है, बल्कि आंगनवाड़ी वर्कर्स करते हैं तो उसको ऑब्जर्व वो करते हैं। फिर आते हैं अस्पताल पे। अस्पताल क्या है? ये एक स्वास्थ्य संस्थान है जिसमें रोग के लिए शैय्याओं की व्यवस्था होती है और ये बड़े नगर, शहर, जिला मुख्यालय व कस्बों में स्थापित किए जाते हैं। व्यक्तियों के रोगों और अन्य कष्टों के इलाज के लिए उपचारीय सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। जो लोग चल फिर सकते हैं, घर जाके आ सकते हैं, उनका उपचार बाह्य रोगी विभाग में या ओपीडी जिसको कहते हैं उसमें पंजीकरण करने के बाद में, और वो किसी भी दिन जो उसका विशेषज्ञ का फिक्स दिन है उस दिन जा कर के और भेंट कर निदान कर सकता है। गहन चिकित्सा इकाई यानी कि आईसीयू में चिंताजनक श्रेणी के रोगियों का उपचार किया जाता है। रोगी की अवस्था में थोड़ा सुधार हो जाए तो फिर उसको जनरल वार्ड में भेज दिया जाता है। गंभीर श्रेणी के रोगियों को अंतः रोगी विभाग में निरीक्षण और परीक्षण करके भर्ती किया जाता है और शल्य क्रिया की आवश्यकता होने पर शल्य क्रिया कक्ष में भी भेजा जाता है। और अस्पतालों में नाक, कान, गला विभाग, हृदय रोग विभाग, अस्थि रोग विभाग, ये सब होते हैं, मतलब अलग अलग बीमारियों के हिसाब से विभाग बने होते हैं और वहाँ पर उपचारीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अब कई प्रकार के अस्पताल होते हैं, जैसे कि सरकारी या सार्वजनिक अस्पताल, जो सबसे ज़्यादा हम जिसको जानते हैं जनरल हॉस्पिटल, बड़ा अस्पताल, इस तरह से उसको संबोधित किया जाता है, जिनमें कि ज़्यादातर जो कॉमन मैन हैं, ज़्यादातर साधारण लोग सब वहीं पर ही जाते हैं। दूसरा है रेलवे अस्पताल, जो कि स्पेशली रेलवे के लोगों के लिए खोला गया है, जिससे कि पहले वो लोग वहाँ इलाज करवाएं और वहाँ नहीं होने पर वो बड़े अस्पताल में जाएंगे। सैनिक अस्पताल जो सैनिकों के लिए होता है। निजी संस्थानों के अस्पताल, जो कि जैसे कि कई इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो कि समाज सेवा कार्य करने के लिए अस्पताल खोलते हैं, या फिर जो कई धर्मार्थ संस्थान होते हैं वो भी खोलते हैं, जैसे मंदिर ट्रस्ट वगैरह होते हैं, इनके भी अस्पताल होते हैं। कुछ कमर्शियल अस्पताल भी होते हैं, निजी संस्थानों के अस्पतालों में कुछ कमर्शियल अस्पताल भी होते हैं जो कि धर्मार्थ नहीं होते हैं, मतलब कि पैसे लगते हैं जिसमें, और लेकिन कई हैं जो बहुत फेमस भी हैं और कुछ हैं जो हर शहर में आपको देखने में मिलते हैं। फिर आता है भ्रमणशील अस्पताल, यानी कि मोबाइल हॉस्पिटल, या जिस मोबाइल वैन में आपने देखा होगा तो कैंप्स लगाते हैं और कोई भी एक फ़िक्स कर लेते हैं कि आज जैसे पोलियो के रोगियों को देखना है या आज टीबी रोगियों के लिए है, इस तरह से उनको अस्पतालों को रोगियों को अटेंड किया जाता है जब वो आ भी नहीं सकते हैं और बहुत ज़्यादा कहीं बीमारी फैली हुई है तो वहाँ भी भ्रमणशील अस्पताल ही जाता है और फिर जाके इलाज होता है उनका। अस्पतालों में रोगी क्यों जाते हैं? कई कारणों से वो वहाँ पहुँचते हैं, जैसे कि फर्स्ट तो है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र द्वारा भेजे गए रोगी, जैसे कि हमने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पढ़ा था तो उसमें गंभीर हो जाते हैं या उनके हाथ में नहीं रहता इलाज, तब वो अस्पताल में भेजे जाते हैं, तो यानी कि वो रोगी। दूसरा, निजी अस्पतालों द्वारा भेजे गए रोगी, जब निजी अस्पतालों में उनसे
केस आगे हैंडल नहीं होता है, बिगड़ जाता है या सुविधा पूरी नहीं होती है, तो फिर वो जनरल हॉस्पिटल में भेजे जाते हैं। तीसरा, दुर्घटना या हिंसा के शिकार व्यक्ति होते हैं जिनको कि कोई भी दूसरा व्यक्ति ज़्यादातर भर्ती करवाता है और उसको आसान वही है कि वो बड़े अस्पताल में ही उसको भर्ती कराएं। फिर है परामर्श तथा उपचार के लिए आए रोगी जो अपनी बीमारी के लिए खुद से आए होते हैं इलाज करवाने के लिए। कुछ अस्पताल विशिष्ट रोगों के इलाज के लिए भी स्थापित किए जाते हैं, जैसे कि क्षय रोग है, मानसिक रोग है, अस्थि रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, कैंसर रोग, डेंटल हॉस्पिटल भी होते हैं। इस तरह से मतलब विभिन्न तरह के होते हैं। फिर आता है तीसरा पॉइंट, हमने 2 पॉइंट इसमें पढ़े, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, अस्पताल, और तीसरा है रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है कि एक अशासकीय संगठन है, यानी कि एनजीओ है। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि मानवता के आधार पर शांति और युद्ध के समय सेवाएं उपलब्ध कराती है। ये अंतर्राष्ट्रीय मैत्री, समझबूझ और सहयोग की भावना को प्रोत्साहन देती है। और ये इसके बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि पहला अपन देखते हैं राहत कार्य। राहत कार्य यानी जैसे अकाल, बाढ़, भूकंप, सूखा, महामारी, ऐसा कोई स्थिति आती है तो उस समय दवाइयाँ, कंबल, कपड़े, विटामिन वगैरह, खाने की चीज़ें ये उपलब्ध कराती है। ये होता है राहत कार्य। फिर होता है रेड क्रॉस घर, जो कि क्या करता है कि भूतपूर्व अपंग सैनिकों की सहायता के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराती है। तीसरा है अस्पताल व उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए विभिन्न रोगों के टीके और औषधि ये उपलब्ध कराती है। जब ये बहुत मात्रा में चाहिए होते हैं, कोई महामारी आई है, कोई कार्यक्रम ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में दवाइयाँ चाहिए और टीके चाहिए, तब ये धर्मार्थ उपयोग कराती है। फिर सामान्य समय में भी मातृ व शिशु कल्याण सेवा, परिवार व बाल कल्याण सेवा, इनमें भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। रोगी वाहन की सेवा उपलब्ध कराती है, एम्बुलेंस डोनेट करते हैं लोग। फिर प्राथमिक चिकित्सा और गृह नर्सिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी संचालन करती है। स्वास्थ्य कर्मचारी और अन्य व्यवस्थापकों के प्रशिक्षण की भी ये व्यवस्था करती है। इस तरह से अनेक सेवा कार्य हैं जो कि ये करती है, और ये सहयोग की भावना इनसे निकलती है। आप रेड क्रॉस का नाम सुनते ही आपको लगता है कि सेवाभावी व्यक्तियों का समूह है ये, और इसमें कई प्रकार के लोग होते हैं। इसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, इसके अंदर स्वास्थ्य कर्मचारी दूसरे भी होते हैं, और दानदाता भी होते हैं। तो इस तरह से ये ऐसे लोगों से मिलकर के बनी होती है सोसाइटी, जो इस विभिन्न प्रकार के कार्य अपनी सेवा की भावना से, सहयोग की भावना से करते हैं। तो इस तरह से आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा भी और आजकल बहुत तरह की चीज़ें होने लग गई है हेल्प के लिए, ऑनलाइन सेवाएं भी होने लग गई है, और जैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बड़े हॉस्पिटल बनने लग गए हैं। तो ये भी इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं। तो थैंक्स, ज्ञान कभी ना रुके।